हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको इस तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आकांक्षा और आज हमारा टॉपिक है हंटर कमीशन। हंटर कमीशन यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। इसका ही नाम हम हंटर कमीशन भी बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं आगे देखेंगे। 1882 याद रखिएगा, ये इसका सन है जो पूछा भी जाता है और यही पूछा जाता है कि हंटर आयोग का दूसरा नाम क्या है या भारतीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम क्या है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रख लेनी है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आयोग की नियुक्ति, कोई भी कमीशन आता है तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो कमीशन क्यों आया। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं, तो वो सारे कारण जाने होंगे आपको, क्योंकि जब आप ये जानेंगे कि उसके कारण क्या है तभी उसके सुधारों में भी आप उन चीज़ों का रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो आयोग की नियुक्ति के कारणों में देखिए, पहला इनका जो कारण है, कंपनी के अधिकारी रह चुके ब्रिटिश सरकारी अधिकारियों ने वुड आदेश पत्र में निर्देशित जनसाधारण की शिक्षा का प्रसार करने के लिए सक्रिय कदम नहीं उठाए, जिससे असंतोष फैल गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वुड आदेश पत्र में निर्देशित। इसके पहले जो वुड का आज्ञा पत्र आया था उसमें जितने भी सुधार कहे गए थे उनका जो है क्या किया गया, उनके लिए सक्रिय कदम नहीं उठाए गए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, असंतोष फैल गया। नेक्स्ट है, देसी विद्यालयों की उपेक्षा के कारण भी भारतीय जनता में असंतोष व्याप्त था। यानी कि देसी विद्यालयों को लेकर के भी यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज थे, तो इसलिए देसी विद्यालयों की वजह से भी जनता में क्या हो गया, असंतोष हो गया। शिक्षा कर लगाने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा का अभीष्ट विकास नहीं हो सका। तो जो शिक्षा कर लगाया गया उसके बाद भी प्राथमिक शिक्षा का विकास नहीं किया जा सका, ये भी इसकी नियुक्ति का एक कारण था। नेक्स्ट है, सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण ईसाई मिशनरियों में सरकार के प्रति असंतोष बढ़ रहा था। तो यहाँ पर आपने देखा कि ईसाई मिशनरीज, इनके लिए भी इनका भी जो एक कारण था, क्योंकि सरकार की इनके पीछे उपेक्षापूर्ण नीति थी। और भारत सरकार भी 1854 के उपरांत होने वाली शिक्षा की प्रगति का आकलन करना चाहती थी। यानी कि इसके बाद जो है सरकार भी चाहती थी कि क्या क्या सुधार हुए, उन सुधारों को हम देखें, और इसलिए ये सारे कारण जो हैं, इन वजहों से ये आपका हंटर कमीशन बनाया गया। ठीक है, अब आयोग की नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो भारत आने पर गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, तो ये इसकी डेट है 3 फरवरी, यहाँ पर 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई। इस आयोग के अध्यक्ष गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य सर विलियम हंटर बनाए गए थे, इसीलिए इस आयोग को हंटर आयोग भी कहते हैं। जो हमने आपसे कहा कि इसको हंटर आयोग क्यों बुलाते हैं, तो चूंकि इसके हेड थे सर विलियम हंटर, इनके नाम की वजह से इसको हंटर आयोग भी कहते हैं। इसके सचिव जो थे उनका नाम था BL राइस। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके MCQ में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, कि इस आयोग में जो सचिव थे उनका क्या नाम था और इसमें कितने सदस्य थे, ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ 20 सदस्य थे। ठीक है, जिसमें 7 सदस्य भारतीय थे, ये भी पूछा जाता है कि कितने सदस्य भारतीय थे। तो ये आपका एक तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार होता है, लॉन्ग भी, और अगर आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे देखें तो भी इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर सर विलियम हंटर इसके हेड थे। ठीक है, BL राइस इसके सचिव थे। यहाँ पर 20 सदस्य थे और 7 सदस्य भारतीय थे। ये आयोग की नियुक्ति थी। अगर देखें कि इसका लक्ष्य क्या था, आखिर एक मेन उद्देश्य जो होता है, लक्ष्य होता है, उसको लेके कोई कमीशन बनाया गया। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा थी, उसका ही एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर के बनाया गया, और सबसे ज़्यादा सुधार इन्होंने उसी में बताए थे। ठीक है, देख लेते हैं। आयोग की जांच का मुख्य लक्ष्य संपूर्ण साम्राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान दशा तथा उन साधनों की खोज करना होना चाहिए जिसके द्वारा वह सर्वत्र प्रसार एवं प्रगति कर सके। यानी कि आपको देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा, इन्होंने सारे जो एजुकेशन के पार्ट थे लगभग उनके बारे में बताया, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य था, मुख्य लक्ष्य था, वो प्रारंभिक शिक्षा था, जिसके बारे में इनके सुधार काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए सुधार देख लेते हैं। अब आयोग के सुझाव क्या थे, किस चीज़ों को लेकर के इस आयोग ने, क्योंकि किसी भी आयोग के रिकमेंडेशन जो सुझाव होते हैं वही मुख्य होते हैं, और उन्हीं को लेकर के हम ये देखते हैं कि वो आयोग सफल था या असफल, क्योंकि उसका प्रैक्टिकल हम
एजुकेशन सिस्टम पे देखते हैं। ठीक है, तो आयोग के सुझाव में देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, यही एक इसका मुख्य था, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था। तो इन्होंने देखिए क्या बताया है, प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करना होना चाहिए, न कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक साधन मात्र। तो जो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा बताई थी, प्राथमिक शिक्षा बताई थी, उसमें जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार, जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार करना, यानी कि इसका उद्देश्य है कि हम शिक्षा का प्रसार करें, ना कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कि हमें आगे जाना है हायर एजुकेशन में और उसी के लिए हम एक साधन इसको बना ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, जनसाधारण में शिक्षा का प्रसार, ठीक है, अधिक से अधिक लोगों को एजुकेशन मिल सके। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा में ऐसे विषयों को स्थान देना चाहिए जो जनसाधारण के व्यवहारिक जीवन में लाभप्रद हो। मतलब ऐसे विषयों को, सब्जेक्ट्स को आप इसमें डालिए जो जीवन में अप्लाई किए जा सके। हमें उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए किसने कहा, हंटर कमीशन ने सुझाव दिया कि जो हमारी लाइफ में यूजफुल हो। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएं होना चाहिए। इन्होंने देशी भाषाओं पे फोकस किया और कहा कि जो प्रारंभिक शिक्षा है या प्राथमिक शिक्षा है उसमें हम देशी भाषाएं यूज़ करें। नेक्स्ट है, प्राथमिक शिक्षा को सरकार का पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। यानी कि इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है आपकी, इसको किसका संरक्षण होना चाहिए, सरकार का, क्योंकि इससे जो है प्रोटेक्शन से जो चीज़ें जो हैं रूल्स होते हैं वो अच्छे से अप्लाई हो पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5th नंबर, प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को निम्न पदों पर नियुक्तियां करते समय उन व्यक्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए जिन्हें लिखने पढ़ने का सामान्य ज्ञान हो। तो इन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को निम्न पदों पर नियुक्तियां, यानी कि निम्न पदों पर जब नियुक्तियां आप कर रहे हैं तो उन लोगों को आप प्रायोरिटी दीजिए जिनको लिखने पढ़ने का सामान्य ज्ञान हो। ये क्या है, प्राथमिक शिक्षा में हंटर कमीशन के सुझाव, कैसे प्राथमिक शिक्षा का सुधार किया जा सके और प्रसार किया जा सके। ठीक है, 6ठा नंबर, भारत में प्राथमिक शिक्षा के संगठन का कार्य नगर पालिकाओं और जिला परिषदों के हाथ में दे दिया गया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चेंज था कि जो प्राथमिक शिक्षा का कार्य था वो किसके ऊपर डाल दिया गया बोझा, नगर पालिकाओं पर और जिला परिषदों पर। शिक्षा संबंधी सभी बातें जैसे प्रबंध है, विकास है, व्यय है, निरीक्षण का दायित्व इन्हीं स्थानीय संस्थाओं को दे दिया गया। ये स्थानीय संस्थाएं हैं, लोकल बॉडीज़ कह लीजिए, नगर पालिकाओं और जिला परिषदों को। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव इन्होंने किया था। आयोग ने, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आयोग ने पाठ्यक्रम के संबंध में सभी प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी। वे अपनी परंपरा के अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकते थे। उन्होंने कहा कि सभी प्रांत अपने हिसाब से पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम बना ले। कैरिकुलम, क्योंकि एजुकेशन के जितने भी पार्ट है उसमें कैरिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैरिकुलम के बिहाफ पे ही आप पढ़ते हैं, आपका जो भी सिलेबस है उसी को आप पढ़ते हैं। इसीलिए ये तय किया गया कि जो प्रांत हैं वो अपने अनुसार पाठ्यक्रम निर्धारित करें। ठीक है, परंतु आयोग ने कुछ जीवन उपयोगी विषयों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने की सिफारिश की, जैसे कि भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, कृषि आदि। लेकिन इन्होंने क्या कहा कमीशन ने कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं उनको आप ज़रूर डालिए, भले ही आप अपने हिसाब से बनाइए, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ में जो यूज़फुल सब्जेक्ट हैं जैसे कि भौतिक विज्ञान, चिकित्सा, कृषि, ये आपके ज़िंदगी में काम आने वाले सब्जेक्ट हैं, इनको ज़रूर रखिए। ठीक है, तो ये आपके 7 जो आप सुधार देख रहे हैं। इसके बाद 8वां नंबर, आयोग ने आय के साधनों की ओर, अब फाइनेंशियल कंडीशन की बात आ रही है कि अब अगर प्राइमरी एजुकेशन है तो उसको हम किस तरीके से वहाँ कहाँ से आय होगी उसकी, ताकि उसके जो खर्चे हैं कैसे पूरे होंगे। तो आय के साधनों की ओर संकेत करते हुए कहा कि नगर पालिकाएं और जिला परिषदें, क्योंकि हम इन्हीं के ऊपर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का भार डाला था, प्राथमिक शिक्षा के लिए एक पृथक कोष का निर्माण करेंगे। एक अलग कोष बनाने की बात की गई थी और स्थानीय कोष के संबंध में आयोग ने सुझाव दिया था कि उसे केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही व्यय किया जाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्थानीय कोष के संबंध में, क्योंकि ये स्थानीय संस्थाएं थी, नगर पालिकाएं, जिला परिषदें, तो जो स्थानीय कोष बनाया जाएगा उसका पैसा सिर्फ प्राइमरी यानी कि प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, हंटर कमीशन ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए सिफारिश की कि अध्यापकों को दीक्षित किया जाने की ट्रेनिंग दी जाए। ठीक, और इन कार्य के लिए नॉर्मल स्कूल खोले जाएं। तो अगर आपके टीचर्स जो हैं वो ट्रेंड नहीं हैं और अच्छा स्किल उनके अंदर नहीं है तो उनको ट्रेनिंग देने की और उसके लिए नॉर्मल स्कूल खोलने की जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए की बात की गई। तो आपने देखा कि जो प्राथमिक शिक्षा थी उसके लगभग सभी पॉइंट्स को इसमें कवर किया गया है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इन्होंने और किस टॉपिक पे बात किया तो वो थे देशी विद्यालय,
देशी विद्यालय थे क्या, पहले तो आप इसकी कह लीजिए परिभाषा जाननी चाहिए आपको, ठीक है। देशी शिक्षा से आयोग का अभिप्राय उस शिक्षा से था जो देश की प्राचीन परंपराओं पर आधारित, यानी कि देशी शिक्षा क्या थी, जो देश की प्राचीन परंपराओं पर आधारित थी। अपने देश भारत की बात हो रही है, भारतीयों द्वारा संचालित देशी विद्यालयों में दी जाती थी। यानी कि देशी विद्यालयों में जो देश की प्राचीन परंपराएं, जो पहले से नियम चले आ रहे हैं, जो प्राचीन, जो आपके कल्चर, पुराना कल्चर है, उस पर आधारित थी, उसे देशी शिक्षा कहा गया। और ये देशी विद्यालयों में दी जाती थी। अपने भारत की बात कर रहे हैं। इसके लिए क्या सुझाव दिए गए, क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस थी कमीशन की, कि देसी पाठशालाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट का पीछे से प्रोटेक्शन नहीं होता है तब तक की विद्यालयों के पास बहुत सारी चीज़ें, सुविधाएं, रिसोर्सेज नहीं होते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसीलिए कहा गया कि देशी पाठशालाओं को सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है, उनमें प्रवेश पाने के लिए छात्रों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध न लगाया जाए। मतलब आपको, बच्चों को उसमें एडमिशन लेने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, ले भी सकते हैं और नहीं भी, वो इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट है, उनमें पढ़ने वाले निर्धन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दी जाए। छात्रवृत्ति इसलिए देने की बात की गई क्योंकि जो बच्चे निर्धन थे, जो गरीब थे, उनको पढ़ाने के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप की बात की गई है, छात्रवृत्तियों की बात की गई। देशी विद्यालय है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, देशी विद्यालयों के संचालन का भार नगर पालिकाओं तथा जिला परिषदों को सौंपा जाए। वैसे ही जैसे प्राइमरी में, प्राथमिक शिक्षा में कहा गया था, वैसे ही नगर पालिकाओं और जिला परिषदों को इनके संचालन का भार सौंपा गया। परंतु इन विद्यालयों को इन संस्थाओं के अंतर्गत रहने या न रहने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। मतलब कहा गया कि अगर चाहें तो विद्यालय इन संस्थाओं के अंतर्गत रहें, चाहे ना रहें, लेकिन यहाँ पर ये स्थानीय जो निकाय थे, इसी तरीके से प्राथमिक शिक्षा में भी बात की गई थी, ठीक है। देशी विद्यालयों के अध्यापकों के प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए। यानी कि जो देशी विद्यालय थे उनके प्रशिक्षण की अगर बात की जाए तो टीचर्स की ट्रेनिंग की बात आपने प्राइमरी में भी देखी थी, अभी यहाँ पर भी देखिए, ठीक है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा के बारे में भी बात की गई कि माध्यमिक शिक्षा में क्या क्या बदलाव होने चाहिए। इनके मेजर 3 बदलाव दिखाई पड़ते हैं। पहला ये है कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के संबंध में नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में एक हाई स्कूल की स्थापना करना है। उसके पश्चात उस जिले की माध्यमिक शिक्षा का प्रसार व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि इन्होंने कहा कि सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में एक हाई स्कूल बनाना है, लेकिन उसके बाद ये व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ दिया गया, जो कि इनका एक इम्पॉर्टेंट चेंज दिखाई पड़ता है। व्यक्तिगत प्रयासों से बहुत सारे बदलाव आते हैं जो कि हम गुण दोष पर डिस्कस करेंगे। आयोग ने सहायता अनुदान प्रणाली को लागू करने का सुझाव दिया। सहायता अनुदान प्रणाली, ठीक है, यहाँ पर एड देने की बात आई है और इस एड देने को उन्होंने माध्यमिक शिक्षा में लागू करने का सुझाव दिया। ये एक मेजर चेंज था। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को 2 भागों में बांटा, अ कोर्स और बा कोर्स, ठीक है। ये आपका दिख रहा है आ कोर्स और बा कोर्स। आ कोर्स साहित्यिक था और बा कोर्स अधिक व्यवहारिक होना चाहिए था। यानी कि एक आपका साहित्यिक था, एक थ्योरी पार्ट कह सकते हैं, और बी कोर्स व्यवहारिक था। इसको आप ज़्यादा एप्लीकेशन पार्ट इसका यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा के 3 मेजर बदलाव इन्होंने सुझाव दिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, उच्च शिक्षा की बात कर लेते हैं। कॉलेजों को अब इसमें क्या सुझाव दिए इसको देख लेते हैं कि कॉलेजों को सहायता अनुदान देते समय शिक्षकों की संख्या, जब अनुदान देने की बात आपने माध्यमिक में देखी है तो ये जो आपकी हायर एजुकेशन है वहाँ पर भी है, लेकिन वहाँ पर आपको शिक्षकों की संख्या, कॉलेजों के व्यय, उनकी कार्य क्षमता एवं स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। मतलब अनुदान दिया जाए पर इन सारी बातों को वहाँ पर ध्यान रखा जाए, उसके बाद ही अनुदान दिया जाए, ग्रांट, ठीक है। नेक्स्ट है, आवश्यकता पड़ने पर कॉलेजों को भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय और शिक्षण सामग्री के लिए भी विशेष सहायता अनुदान, यानी कि इसके अलावा भी अगर उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो विशेष सहायता अनुदान दिया जाए। किस कार्य के लिए? अगर भवन निर्माण की बात है, अगर कॉलेज फर्नीचर की बात है, पुस्तकालय की बात है, शिक्षण सामग्री की बात है, ठीक है, तो यहाँ विशेष सहायता अनुदान देने की बात की गई है। नेक्स्ट है, कॉलेजों के अध्यापकों की नियुक्ति के समय यूरोप के विश्वविद्यालयों में शिक्षित भारतीयों को वरीयता दी जाए। उन्होंने कहा कि यूरोप के विश्वविद्यालयों में जो शिक्षित थे उन भारतीयों को वरीयता देने की कहा गया कि उनको मतलब ऊपर रखा जाए, जब नियुक्ति की जाए तो उनको जो है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, उनको वरीयता दी जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉलेजों में विभिन्न प्रकार के विस्तृत पाठ्यक्रम का समावेश। विस्तृत का मतलब काफ़ी
डिटेल में कई सारे सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करने की बात की गई, क्योंकि ये उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विस्तृत पाठ्यक्रम की बात भी कर रहे हैं। उसके अलावा कॉलेजों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी एक निश्चित संख्या से अधिक ना रखे जाएं। मतलब निःशुल्क का मतलब जो यहाँ पर बिना फीस के पढ़ रहे हैं ऐसे बच्चे, उनकी संख्या जो है निश्चित संख्या से अधिक ना हो, कुछ एक तय किया जाए और उससे ज़्यादा बच्चों को ना रखा जाए। ठीक है, तो ये आपके उच्च शिक्षा के बदलाव थे। आपने प्राथमिक शिक्षा में बदलाव देखा, सुझाव दिए जो उन्होंने, देशी विद्यालयों में सुझाव देखे, माध्यमिक के सुझाव देखे, उच्च शिक्षा के सुझाव देखे। ठीक है, इसके अलावा इनके कुछ अन्य पक्ष भी थे जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं कहे जा सकते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, लेकिन इन्होंने इस पर भी सुझाव दिए थे, शिक्षण प्रशिक्षण पे, धार्मिक शिक्षा पे, मुस्लिम शिक्षा पे, स्त्री शिक्षा पे। ठीक है, अगर हम लोग कहें कि हमें इस आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन करना है, ठीक है, तो मूल्यांकन करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कभी भी मूल्यांकन में एक पक्ष जान के मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अगर आप किसी के बारे में कुछ कंक्लूजन में पहुंचना चाहते हैं, निष्कर्ष से पहुंचना चाहते हैं, तो आपको उसके गुण भी देखने चाहिए और पैरेलल में आपको उसके दोष भी देखने चाहिए। तो हम लोग वही करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे आयोग की सिफारिशों के मूल्यांकन के लिए गुण देखेंगे, फिर दोष देखेंगे और तब समझेंगे कि आयोग का बनना कितना जो है वो शिक्षा के लिए अच्छा रहा। ठीक है, तो आयोग की सिफारिशों का मूल्यांकन में अगर हम लोग गुण देखते हैं तो देखिए, आपने जो कुछ पढ़ा है अभी तक वो इसमें दिखाई देगा। आयोग ने शिक्षा की स्पष्ट नीति की घोषणा की, इससे शिक्षा के प्रसार के लिए सुअवसर प्राप्त हुआ। यानी कि आयोग ने जितने भी सुझाव दिए उसमें उसने एक स्पष्ट नीति बनाई शिक्षा की। ठीक है, क्योंकि हमें क्लियर पता होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से प्राथमिक शिक्षा को अच्छे से प्रोटेक्शन देना है और उसका प्रसार भी करना है, जो इनके मुख्य लक्ष्य में था। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट नीति की घोषणा की जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं था और इससे शिक्षा का प्रसार का एक अवसर जो है वो एजुकेशन सिस्टम को मिला। नेक्स्ट है, आयोग ने जन साधारण की शिक्षा को शिक्षा का प्रमुख अंग स्वीकार करके प्रसार एवं सुधार के लिए सरकार को सुझाव दिया, जिससे कि जन साधारण की शिक्षा का विकास हुआ। आपने देखा कि सबसे पहला पॉइंट यही था कि हाँ, क्या करना था, जन साधारण में शिक्षा का प्रसार। ठीक है, तो उसके लिए जो इनका प्रयास था वो आप इनके गुण में ही देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों को एजुकेशन दी जा सके। निम्न राजकीय पदों पर कम पढ़े लिखे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए संस्तुति करके आयोग ने जन साधारण को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया। बिल्कुल, जब निम्न राजकीय पदों पर काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, कम पढ़े लिखे व्यक्ति, मतलब जो छोटा पद है अगर, तो कम पढ़े लिखे व्यक्ति अगर उस पर अपॉइंट हो रहे हैं तो लोगों को इससे क्या मिलता है, मोटिवेशन, कि अगर हमने भी पढ़ाई की होती तो हम भी ऐसी तरीके से नौकरी पा सकते थे। तो एक मोटिवेशन देने का काम जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन देने का काम भी इस कमीशन का था, ये भी इसके गुण में गिना जाएगा। माध्यमिक शिक्षा की बात की जाए तो क्या उसका गुण था कि इसके पाठ्यक्रम में व्यवहारिक विषयों को महत्वपूर्ण स्थान देकर जीवन उपयोगी शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया। आपने देखा आ कोर्स बा कोर्स, तो वहाँ पे आपने देखा कि व्यवहारिक विषयों की बात की गई है, प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात की गई है जो कि लाइफ में यूजफुल हो। तो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाने का प्रयास किया, जो कि इनके गुणों में गिना जाएगा। नेक्स्ट इनका गुण कह सकते हैं आप कि इन्होंने टीचर ट्रेनिंग की बात की थी। शिक्षण प्रशिक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए आयोग ने भारत में नॉर्मल स्कूलों की स्थापना के लिए सरकार को सुझाव दिया। बिल्कुल, टीचर ट्रेनिंग का गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कहें कि टीचिंग को जितना अच्छा बनाने के लिए कैरिकुलम की ज़रूरत है, स्कूल की ज़रूरत है, उसी तरीके से एक स्किल्ड टीचर की भी ज़रूरत होनी चाहिए जो अच्छे से बच्चों को कौशल से युक्त हो और बच्चों को सही से पढ़ा सके। तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए नॉर्मल स्कूलों की बात की गई, ये भी इनके गुण में गिना जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो आयोग ने उच्च शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए, यानी कि इन्होंने किसी पार्ट को नहीं छोड़ा था। प्राथमिक लिया था, माध्यमिक लिया, उच्च लिया, देशी लिया। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार के लिए व्यापक सुझाव दिए और बालिका शिक्षा को निःशुल्क बनाने का सुझाव दिया। तो आप देखेंगे कि इनके इतने सारे जो गुण थे, ये सारे इन्होंने लगभग सभी इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर डिस्कस किया, लेकिन हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर होती हैं, परफेक्शन जैसा नहीं हो पाता है कुछ भी, क्योंकि ये सब चीज़ें जब अप्लाइड होती हैं तभी आप जान पाते हैं कि कितना उसमें पॉजिटिव था, कितना नेगेटिव। तो कुछ ना कुछ माइनस पॉइंट हैं, वो भी देख लेते हैं हम। दोष की बात करें तो इनके 5 दोष हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि आयोग ने अधिकांशतः उन्हीं बातों की पुष्टि की जिन्हें वर्षों पूर्व वुड की आज्ञा पत्र में
बताया गया था। कहने का मतलब ये है कि इन्होंने कुछ नया नहीं किया, वही किया जो पहले इसके पहले वुड के घोषणा पत्र में कहा गया था। तो लगभग इन्होंने सेम बातों की पुष्टि की। तो ये एक दोष है कि कुछ नया नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है, आयोग ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व स्थानीय निकायों पर सौंपकर प्रांतीय सरकारों को अपने कर्तव्य से विमुख कर दिया। जो मैंने आपको बताया था, नगर पालिका जिला परिषद के ऊपर सौंपा गया, स्थानीय निकाय थे। उससे हुआ ये कि जो प्रांतीय सरकारें थी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी किसको दे दी? स्थानीय निकायों को। और इस तरीके से अब वो प्राथमिक शिक्षा के कार्य से मुक्त हो गए थे। तो ये कह लीजिए कि वो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर डाल दी थी। तो ये एक दोष में काउंट किया जाएगा इसको। ठीक है। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के प्रसार को व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देने का सुझाव देकर माध्यमिक शिक्षा का अहित किया। माध्यमिक शिक्षा के सुझाव में पहला पॉइंट था कि व्यक्तिगत प्रयास। एक हाई स्कूल बनाने के बाद उन्होंने कहा कि आगे के प्रयास व्यक्तिगत प्रयास अब छोड़ना चाहिए। ये व्यक्तिगत प्रयास जब गवर्नमेंट हाथ हट जाएगा और व्यक्तिगत कार्य होने लगेगा तो निश्चित सी बात है कि शिक्षा का उतना अच्छा सुधार नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन और गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन होना जो है काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर तरीके से हम शिक्षा को पुष्ट करने की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, आयोग ने उच्च शिक्षा के प्रसार को सहायता अनुदान प्रणाली की कठोर शर्तों से अवरुद्ध कर दिया। मतलब सहायता अनुदान प्रणाली दी, ग्रांट दिया, ठीक है, लेकिन ग्रांट की शर्तें बहुत कठोर थी। तो जब शर्तें बहुत कठोर थी तो आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आयोग पर आरोप था कि उसने उच्च शिक्षा में बहुत ज़्यादा कठोर शर्तों को रख दिया, जिससे कि सहायता अनुदान प्रणाली जो थी उतनी हेल्पफुल नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। ठीक है। लास्ट पॉइंट है, आयोग ने राजकीय विद्यालयों में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाकर धार्मिक शिक्षा देने को रोक देने से देश की आध्यात्मिकता को आघात लगा। कहने का मतलब है कि राजकीय विद्यालयों में धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाकर धार्मिक शिक्षा देने को रोक दिया। कहा कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो भारत की देश की आध्यात्मिकता आघात इसलिए लगा क्योंकि भारत देश का आधार आध्यात्मिकता पर टिका है। आपने जो पढ़ा वैदिक काल की शिक्षा, वहाँ से चला आ रहा है कि भारत देश में धर्म को और आध्यात्मिकता को बहुत महत्व दिया जाता है, इसीलिए इनकी आध्यात्मिकता को आघात लगा। तो आपने ये देखा, अगर हम कहें कि इनके 5 दोष हैं और इसके अलावा आपने इनके कई सारे गुण भी देखे हैं, तो कुल मिला के कहा जाए तो कमीशन के सुझाव जो थे वो काफ़ी अच्छे भी थे और कुछ बदलाव के साथ इसने काफ़ी अच्छा कार्य भी किया है। तो इस तरीके से आपने इसके सारे पॉइंट्स को देख लिया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद।